सीएम योगी का संत कबीर नगर दौरा। आज संत कबीर नगर को मिलेगा विकास का बड़ा तोहफा। 475 करोड़ की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। दिल्ली में सरकार कराएगी कोचिंग सेंटर्स की जांच। 923 कोचिंग सेंटरों की सैफरी जांच कराएगी दिल्ली सरकार। मंत्री आशीष सूद ने सुरक्षा ऑडिट का किया ऐलान। कोलकाता के तरातला इलाके में भीषण हादसा। निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी, 5 लोगों की मौत, कई मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। वेनेजुएला में चंद मिनटों के अंदर आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप। ताश के पत्ते की तरह गिरे इमारतें, भारी जानमाल की तबाही का अंदेशा, सुनामी का अलर्ट जारी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी है। बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। सुबह 10 बजे लोक भवन में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपातकाल की बरसी पर सीएम योगी का पोस्ट। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय, ये बड़ी जानकारी। जहां आपातकाल की बरसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट साझा की है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन बताया। तो आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी है और ऐसे में बीजेपी मना रही है संविधान हत्या दिवस। सुबह 10 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। तो आज इमरजेंसी की 91वीं बरसी है। बीजेपी मना रही है संविधान हत्या दिवस। सुबह 10 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपातकाल की बरसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट साझा किया। लिखा, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय। तो 25 जून को आपातकाल की याद में केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आज सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उन्होंने आपातकाल के दौरे को लेकर लोकतंत्र पर काला धब्बा बताते हुए कांग्रेस की आलोचना भी की है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन है, मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी आज इस कार्यक्रम को मना रही है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा। और ऐसे में इस मौके पर आज लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले केंद्र सरकार ने साल 2024 में आधिकारिक राजपत्र जारी कर हर साल 25 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू किया गया था और ये आपातकाल पूरे 21 महीनों तक चला था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उस दौर में हुए संवैधानिक उल्लंघन, मौलिक अधिकारों के निलंबन और लोकतंत्र पर लगे आघात की याद दिलाना है। और ऐसे में आज लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। और रमन ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रमन, सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन है, क्या कुछ तैयारी है? आपको तरीके से 25 जून को 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी। उसके बाद में देश में जिस तरीके से
आम लोगों के खिलाफ प्रशासन किस तरीके से हिटलर शाही के रूप में काम कर रहा था, अब उसी की 91वीं जो बरसी है वो योगी सरकार मना रही है और संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। क्योंकि आज तक के जब से संविधान लागू हुआ है तब से अगर संविधान को ठेस पहुंचाने वाला अगर सबसे कोई काला दिन रहा है तो इमरजेंसी जिस दिन लागू हुई उस दिन रहा है। क्योंकि हमारा संविधान सभी को बराबर अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, लेकिन इमरजेंसी में उस सब आम जनता से छीन लिया गया था। नेता आवाज नहीं उठा सकता था, पत्रकार लिख नहीं सकता था और ऐसे तमाम आम जनता अगर अपनी वो पीड़ित है तो भी वो कुछ बोल नहीं सकती थी। अगर जो बोलते थे उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था। ऐसे में अब सरकार का मानना है और अक्सर जो भाजपा शुरू से इसको बुरा मानती आई है और इसका विरोध करती आई है और अब आज 10:30 बजे जो लोक भवन में कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और संविधान हत्या दिवस के रूप में ये दिन आज मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से संबोधन देंगे और जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में हालात थे उस पर चर्चा करेंगे। और आज इमरजेंसी लगाने वाले जो लोग हैं चाहे कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। ऐसे में क्या आपातकाल के दौर के प्रत्यक्षदर्शी या फिर लोकतंत्र में सेनानियों को सम्मानित भी किया जाएगा? बिल्कुल, जो लोग इमरजेंसी में रहे और जिन लोगों ने इमरजेंसी में संघर्ष किया उसमें कुछ लोग जो उस समय उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया वो लोग रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें सम्मानित करेंगे क्योंकि उन लोगों ने संविधान को बचाने का जो उस समय बीड़ा उठाया था, संविधान को वो लड़े, सरकार से लड़े, इमरजेंसी से लड़े, ऐसे में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में कार्यक्रम में कितने लोगों की शामिल होने की संभावना जताई जा रही है? मुख्यमंत्री के अलावा क्या और भी गणमान्य लोगों की मौजूदगी रहेगी? मुख्यमंत्री के अलावा योगी सरकार के, योगी कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं और लखनऊ के विधायक और लखनऊ के मेयर भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। विपक्ष द्वारा इस आयोजन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है सत्ता पक्ष का? विपक्ष क्योंकि इसलिए कह रहा है क्योंकि विपक्ष इस तरीके से आपको बता दें कांग्रेस के रिजीम में ही इमरजेंसी लागू हुई थी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन है। ऐसे में विपक्ष इल्जाम लगाएगा कि ये जो हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ये संवैधानिक नहीं है। लेकिन सरकार का मानना है कि संविधान की बात करने वाले लेकिन संविधान का आज तक अगर सबसे ज्यादा ठेस पहुंची है संविधान को, सबसे ज्यादा अगर संविधान का हनन हुआ है तो इमरजेंसी में हुआ। ऐसे में ये दिवस मनाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सबको पूरे जो संविधान को मानता है उसे ये दिवस मनाना चाहिए। आज विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बेसमेंट में चल रहे कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है। एमडीए की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटरों पर गाज गिरी है। गुरहट्टी चौराहे पर एमडीए की छापेमारी, जहां छात्र सुरक्षा को लेकर एमडीए सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां मुरादाबाद में एमडीए ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में संचालित कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। गुरहट्टी चौराहे पर स्थित एक संस्थान पर कार्रवाई के बाद शहर के अन्य इलाकों में भी जांच अभियान चलाया गया और इस दौरान नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों को सील किया गया है, जिससे कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भवन मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। तो एमडीए की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटरों पर गाज गिरी है। गोरहट्टी चौराहे पर एमडीए ने छापेमारी की है और ऐसे में छात्र सुरक्षा को लेकर एमडीए सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, जहां मुरादाबाद में एमडीए ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है।
बेसमेंट में संचालित कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। तो लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद अब प्रशासन लगातार सतर्क है, अलर्ट है। कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा रही है, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है, जिसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। कई कोचिंग सेंटर्स को सील किए जा रहे हैं और ऐसे में गुरहट्टी चौराहे पर स्थित एक संस्थान पर कार्रवाई के बाद शहर के अन्य इलाकों में भी जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों के विपरीत संचालित संस्थानों को सील किया गया, जिससे कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का साफ कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भवन मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रही हैं, जहां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बेसमेंट में चल रहे कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं और एक सख्त हिदायत दी गई है, सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, तो सीलिंग की कार्रवाई तय है। जिसके बाद लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम कोचिंग सेंटर्स को देखा जा रहा है, जांच की जा रही है और जहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ है उसे तत्काल सील किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर मुरादाबाद में भी सीलिंग की कार्रवाई देखिए हो रही है, जहां एमडीए ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर छात्रों के सुरक्षा को लेकर लापरवाही की जाएगी तो कार्रवाई तय है। बेसमेंट में चल रहे कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जोन 1 से जोन 4 तक के विभिन्न क्षेत्रों में जिन प्रतिष्ठानों द्वारा बिना मानसिक स्वीकृत कराए अपने प्रतिष्ठानों के कार्य किए जा रहे थे, उन पर आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। प्रमुख रूप से नाम लें तो दीपा नर्सिंग होम, अल्फा हेल्थ केयर, क्योर हॉस्पिटल, फिजिक्स वाला, उन्ना अकेडमी, स्टूडेंट चॉइस और वंडर लाइब्रेरी पर आज प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा बिना मानसिक स्वीकृत कराए कार्य किए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बाबा का कितना बड़ा अवदान है, योगदान है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया। इस वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां सीलिंग की कार्रवाई लगातार जारी है और तमाम कोचिंग सेंटर्स की निगरानी की जा रही है और साथ ही कई बेसमेंट में चल रहे कोचिंग कक्षाओं को उस पर लगातार नजर बनाए रखे है प्रशासन ने। और देखिए अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है और सख्त हिदायत दी गई है कि अगर छात्रों के सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही की जाएगी तो कार्रवाई तय है। जिसके बाद लगातार ये अभियान चल रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है, कई कोचिंग सेंटर्स बंद किए हैं, बेसमेंट में चल रहे कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और भवन मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही सामने आती है तो कार्यवाही तय है, जिसके मद्देनजर कई कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है। और इस कार्रवाई के बाद शहर के कई अन्य इलाकों में निरीक्षण किया जा रहा है। खासतौर से बेसमेंट में संचालित कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है। तो मुरादाबाद में एमडीए ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में संचालित कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। और आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में बेसमेंट में चल रहे कई कोचिंग सेंटर्स भी बंद किए गए हैं। जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो लखनऊ में एक हालिया घटना हुई है जिसमें बच्चों का जो है निधन हुआ है,
उसको देखते हुए प्रशासनिक और अमला जो है बिल्कुल एक्शन मोड में है, जिसको देखते हुए एनडीए ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है, जिसको देखते हुए बेसमेंट में चल रहे जितने भी कोचिंग सेंटर हैं या आपके हॉस्पिटल हैं या आपके होटल्स वगैरह हैं, सबको जो है सील करने की कार्रवाई जो है एनडीए द्वारा की जा रही है। देखिए, अगर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही पाई जाती है, सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? प्रशासन का साफ कहना है और एनडीए का भी साफ कहना है कि अगर कोई भी क्या नाम है कोचिंग सेंटर अगर मानकों के विपरीत चलता हुआ पाया गया तो उसको तुरंत जो है सीज कर दिया जाएगा। और एनडीए जो है अपना पूरी तरीके से उसमें लगा हुआ है कि अगर कोई भी मानकों के अनुसार, मानचित्र के अनुसार अगर कोई भी भवन का निर्माण नहीं हुआ है या कोई भी अगर कोई भी जो है मानचित्र के अनुसार अगर कोई भी उसका निर्माण नहीं हुआ है तो उसको जो है तुरंत जो है सील कर रही है। बेसमेंट में चल रहे कई कोचिंग कक्षाओं को परखा गया और देखा गया तो कई सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, इसके बाद सीलिंग की कार्रवाई हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है आशुतोष कि उन तमाम छात्र छात्राओं के भविष्य का क्या होगा? क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये अभियान जो है ये लखनऊ में जब ये हादसा हुआ है उसके बाद से ही प्रशासन जो है एक्शन मोड में आया है। नहीं तो ये इस तरीके के संस्थान जो है आज तक चल रहे हैं और आज आगे भी आज तक चले हैं। लेकिन अभी तक इस हादसे के बाद ही जो है लोगों को सजग होने का वो हुआ है, तभी इन लोगों ने जो एक्शन करना चालू किया है। नहीं तो आप खुद देखिए ना कि जितने ये आज तक चले हैं या चल रहे थे तो अब तक शासन का या प्रशासन का चाबुक उन पर क्यों नहीं चला? आती है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ, उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां ट्रिपल मर्डर के आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर मुन्नू सिंह पर बड़ा एक्शन, 52 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आखिरी हत्याकांड के आरोपी पर शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहपुर में हथगांव थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरी गांव ट्रिपल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह की 52,20,309 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी है। और ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ 12 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां 52 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके साथ ही फतेहपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आखिरी हत्याकांड के आरोपी पर शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्त की गई है और बताया जा रहा है ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत की गई है। और ये देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आखिरी गांव ट्रिपल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर पर ये बड़ी गाजगिरी है। तो फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र के आखिरी गांव में हुए 13 हत्याकांड के मुख्य आरोपी और गैंगस्टर सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अभिमन्यु मांगले के नेतृत्व में अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने हेतु 52,20,309 रुपए की अवैध रूप से अर्जित चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और नीम शंकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीम, देखिए 52 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है भीम। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या और भी आरोपियों के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है?
जी बता दें, फतेहपुर के हरगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में वर्ष 2025 में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ 52,20,309 रुपए मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। दरअसल ये मामला 8 अप्रैल 2025 को अखरी गांव में दिन दहाड़े हुए ट्रिपल मर्डर में भूकी के नेता विनोद उर्फ पप्पू सिंह, उनके पुत्र अभय सिंह और भाई अनूप सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में गांव की पुरानी रंजिश और चुनावी विवाद को घटना की मुख्य वजह माना गया था। मामले में पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ हत्या, गैंगस्टर समेत 1 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ट्रिपल मर्डर कांड के बाद पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर की थी। हालांकि कुर्की की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और ये साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भीम आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम का कहर देखने को मिलेगा। किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा है। पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका जताई गई है। पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 17 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का तूफान अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इन राज्यों में तूफानी हवाओं की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लगातार प्रशासन भी ये अपील कर रहा है कि तूफानी हवा और भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा नहीं करें। इसके साथ ही अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून गतिविधियों और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण इन राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में तेज आंधी और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड और त्रिपुरा में भी। इसके साथ ही केरल में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस भयंकर मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता और किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में पेड़, होर्डिंग्स और बिजली के खंभों के नीचे नहीं खड़े होने की हिदायत दी गई। इसके साथ ही अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये बड़ी जानकारी, जहां मौसम विभाग ने 17 राज्यों में तेज आंधी और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, 17 राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ तैयारी प्रशासन का? जी बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर के अगर मौसम की बात करें, एक बार फिर करवट लेने वाला। भारतीय मौसम विभाग ने 25 जून को राजधानी और आसपास क्षेत्र में गरज और चमक साथ बिजली गिरने की हवाओं से बारिश की संभावना ही। दिल्ली के साथ ही देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में मौसम अस्थिर रह सकता है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर लगातार चरम पर मौसम घटनाओं का सामना कर रहा है। हाल ही में राजधानी में धूल भरी आंधी और जो है तेज बारिश के बाद मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा था। कई इलाकों में तेज हवाओं और खराब मौसम कारण जनजीवन प्रभावित हुआ था। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय मौसमी सिस्टम और आगे बढ़ते दक्षिण पश्चिम मानसून का असर अब दिल्ली एनसीआर में दिखाई पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार बढ़ गई है।
इसका प्रभाव राजधानी में भी महसूस किया जाए। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अगले 24 घंटे राहत और सतर्कता दोनों लेकर आ सकते हैं। जहां बरसात से उन्हें तापमान में कमी और उमस से राहत मिलेगी, वही जो है तेज हवाएं और बिजली चमकना और आज जो बारिश है उससे यातायात भी प्रभावित होगा। तो कम से कम जो मौसम का ऐसे अलर्ट के बाद विशेष सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेहकमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, वेनेजुएला में बता दें कि चंद मिनटों में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप सामने आए हैं। और ऐसे में तीव्रता के भूकंप के साथ भारी तबाही की भी आशंका जताई जा रही है। 10,000 मौतों की आशंका है। कई इमारतें गिरी हैं। राजधानी कराकास में कई इमारतें ढही हैं। भारी तबाही हुआ है। 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप सामने आया है। और भूकंप के बाद लोगों में दहशत है। सड़कों पर निकले हजारों लोग। कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान तेज है। कैरिबियाई तटों पर सुनामी अलर्ट, प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।